जैसे कि आप सभी कोविड-19 अवेयरनेस में कार्य कर रहे हैं और उक्त कार्य में आप लोगों के द्वारा रोगियों को ऑनलाइन टेली कंसल्टेंसी प्रदान की जा रही है जो कोविड से पीड़ित हैं, और उसके साथ-साथ ही आपके द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी की जाती है। तो उसके संदर्भ में किस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है, ये वीडियो ट्यूटोरियल बनाया गया है। तो आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जिस पे आपको क्लिक करके फॉर्म में रिपोर्ट करना है। तो आप सभी लोग लिंक से परिचित हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप बात करते-करते आप लोग साथ में ही फॉर्म भरते रहें, उससे आपको फॉर्म भरने में भी आसानी रहेगी, फॉर्म भी आप जल्दी भर पाएँगे। और इसके अलावा फॉर्म में जो भी डेटा है वो आप उसी समय आप एंटर करेंगे तो आपसे लोगों से गलती भी नहीं होगी, आप उसको प्रॉपर्ली भर पाएँगे। तो फॉर्म में किस तरह से डेटा भरना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले फॉर्म खोलना है जिसका लिंक आपको दिया गया है, या tiny.cc/आयुष डेस्क कोविड में आप लॉगिन आप विज़िट करें, और उसमें विज़िट करने के बाद आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा। इसमें टेली कंसल्टेंट आप सेलेक्ट कर लें, आप कौन से विभाग से, आयुर्वेद या होम्योपैथी। जैसे आयुर्वेद से तो आयुर्वेद सेलेक्ट कर लें। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अपना सेलेक्ट कर लें, जैसे आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से, मैंने देहरादून जैसे भी सेलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है। इसमें आप टेली कंसल्टेंट हैं तो आप जो भी आपका नाम इसमें लिस्ट में रहा होगा आप उसमें नाम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने फ़िलहाल इसमें एग्जांपल के लिए डॉक्टर पंकज बच्चा सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोग, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है और आपको निर्देश दिए गए हैं कॉल करने के, तो आप नोडल अधिकारी के नाम से भी अभी फ़िलहाल कॉल कर सकते हैं और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो पंकज बच्चा डॉक्टर हैं जो, उनके नाम से मैं अभी इसमें फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। डॉक्टर पंकज बच्चा मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आपसे एक वेरिफिकेशन कोड पूछा जाएगा, तो जो आपको वेरिफिकेशन कोड बताया गया वो एंटर करें। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको पेशेंट का नाम डालना है। जो आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है रोगियों को कॉल करने में, उसमें पेशेंट का नाम होगा। तो पेशेंट का नाम, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए अभी एक नाम इसमें लिख दिया है। नाम लिखने के बाद आपको उसका जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने का एज डालनी है, उसके बाद उसका व्हाट्सएप नंबर डालना है, उसके बाद उसकी आईसीएमआर आईडी डालनी है। ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली जो आपको शीट दी गई है उसके आधार पर ही डालिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें गड़बड़ी ना करें। उसके बाद इसमें कॉलिंग रीजन में आपको सेलेक्ट करना है कि पहली बार कॉल कर रहे हैं या फॉलोअप कॉल कर रहे हैं। यदि आप पहली बार कॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट कीजिएगा। यदि आप उसको दूसरी या तीसरी बार रोगी को कॉल कर रहे हैं, जो निर्देश भी हमें मिले हैं कि जिन जिलों में अभी रोगियों की संख्या कम है, उन जिलों के टेली कंसल्टेंट को रोगी को फॉलोअप कॉल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरे, तीसरे या पाँचवें दिन वो कॉल कर सकते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ रोगी को कॉल करने की ज़रूरत है, तो पुरानी लिस्ट लेके वो रोगियों को कॉल कर सकते हैं। तो इसमें नोडल अधिकारी ज़रूर ध्यान देंगे कि सचिव महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि फॉलोअप कॉल ज़रूर की जाए उन जिलों में जिन जिलों में रोगियों की संख्या कम है। अगर आपने एक टेली कंसल्टेंट या 2 टेली कंसल्टेंट रख रखे हैं, तो उनका वहाँ डेस्क में रहने का औचित्य भी पूर्ण हो कि वो दिन भर में 50 से 60 या मिनिमम कॉल कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूर उनको फॉलोअप कॉल करने के लिए बोलिएगा कि आपको पिछले जो लिस्ट में रोगी थे, आप कल या परसों आपको जो रोगी मिले हैं उनको एक बार फॉलोअप कॉल कर लें। तो जैसे फ़िलहाल मैंने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया है कि मैं रोगी को पहली बार कॉल कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट दबाऊँगा। नेक्स्ट करने के बाद इसमें मुझे जो भी ऑप्शन मुझे बात करते हुए रोगी से लगेगा कि जो मेरे से जो रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा उसके आधार पर मैं भरूँगा। जैसे पहला ऑप्शन डिडंट पिक अप द कॉल, रोगी ने अगर फ़ोन नहीं उठाया तो डिडंट पिक अप द कॉल क्लिक करना है। उसके बाद डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड, रॉन्ग मोबाइल नंबर या मूव टू अदर स्टेट। अभी इसका एक मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से करना है आपने। जैसे अगर आपको आपने रोगी को कॉल किया और अब उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो आप उसी समय तुरंत डिडंट पिक अप द कॉल रिपोर्ट नहीं करेंगे। आप पूरी लिस्ट बाकी अगले रोगी में चले जाएंगे, और लिस्ट जब पूरी होने के बाद आप दोबारा उन रोगियों को कॉल करेंगे जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है, और फिर तीसरी बार फिर फ़ोन करेंगे जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है या जिनका स्विच ऑफ जा रहा है। उसके बाद ही आप उन रोगियों को रिपोर्ट कीजिएगा डिडंट पिक अप द कॉल। अदरवाइज़ कि कई बार फिर क्रॉस चेक होता है और रोगी फ़ोन उठा लेता है, तो फिर उसमें क्वेश्चन होता है कि आपने दोबारा कॉल नहीं किया या आपने गलत रिपोर्टिंग की। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 3 कॉल करने के बाद ही उसको डिडंट पिक अप द कॉल या स्विच्ड ऑफ या अनरीचेबल रिपोर्ट करेंगे। और बाद में इसको सबसे आखिरी में ही ऐसे रोगियों के टिक करके सबसे आखिरी में रिपोर्ट कीजिएगा। उसके बाद अगर रोगी बात करने का इच्छुक नहीं है तो डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड ये कर लीजिए। रॉन्ग मोबाइल नंबर है तो रॉन्ग मोबाइल नंबर। अगर रोगी स्टेट का नहीं है, बाहर चला गया, या उसने कई बार ऐसा होता है रोगी दूसरे राज्य से आया, उसकी बॉर्डर पे चेकिंग हुई है और उसको बॉर्डर में एंट्री नहीं मिली और वो वापस चला गया, तो इसमें मूव टू अदर स्टेट आप रिपोर्ट कर सकते हैं। पेशेंट की अगर मृत्यु हो गई है तो पेशेंट पास्ड अवे।
पेशेंट होम आइसोलेशन में है, जिसका मैं जिन रोगियों का मुख्यतः में फॉलोअप करना है, तो पेशेंट होम आइसोलेशन में रिपोर्ट कर दीजिए। पेशेंट अगर अस्पताल में भर्ती हैं तो उसको अस्पताल में भर्ती वाले ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। डीसीसी में अगर भर्ती है तो वहाँ कर दीजिए। रॉन्गली रिपोर्टेड पॉजिटिव है तो वो कर दीजिए। पेशेंट का आइसोलेशन पूरा हो गया फिर भी आपकी लिस्ट में उसका नाम है तो वो आप क्लिक कर दीजिए। तो जो भी ऑप्शन आपको बात करने के बाद पता चले वो ऑप्शन इसमें रिपोर्ट करेंगे। ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सही ऑप्शन भरेंगे, प्रॉपरली रोगी से बात करने के साथ ही ऑप्शन भरिएगा, तो आपको ईजी रहेगा इसमें फॉर्म भरने में भी। और इसमें बिल्कुल भी गलत ऑप्शन मत भरिएगा या इसमें कोई भी गलत एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी क्रॉस चेकिंग हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारे द्वारा की गई पूरी कॉल्स की लिस्ट ले रही है और वो क्रॉस चेक भी कर रही है, क्योंकि इस समय हमारे सचिव साहब ने सीधे सीधे ये बोला है कि हम लोग ये इस पूरे को हैंडल करेंगे, होम आइसोलेशन इन सबको। तो हमारी कई लेवल पे क्रॉस चेकिंग हो सकती है। शासन स्तर पर भी सचिव महोदय की तरफ से भी शासन में किसी व्यक्ति को कॉल करने के लिए बोला जा सकता है, जो क्रॉस चेक कर सकता है, रोगी से बात कर सकता है कि आपको कॉल आई थी या नहीं आई थी। इसको ज़रूर सही रिपोर्ट कीजिएगा सभी ऑप्शंस को। उसके बाद जैसे पेशेंट होम आइसोलेशन मैंने क्लिक करके इसको आगे बढ़ा मैं। उसके बाद पेशेंट का वैक्सीनेशन स्टेटस आप डाल दीजिए, सिंगल डोज डबल डोज कितनी लगी हैं। पेशेंट को अगर एलोपैथिक किट मिली है उससे पूछ लीजिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से, अगर मिली है यस, अगर नहीं मिली है तो नो। और वो उसको यूज़ कर रहा है तो आपको यस करना है। और इसके अलावा अगर उसको यूज़ नहीं कर रहा है मिलने के बाद तो नो करना है। अगर उसको मिली ही नहीं है तो आप नॉट रिसीव करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। उसको अगर नहीं मिली है तो नॉट रिसीव करेंगे। अगर उसने बाज़ार से ख़रीद ली है कोई एलोपैथिक दवाइयाँ, या उसने किसी प्राइवेट फिजिशियन से कंसल्ट करके वो दवाई खा रहा है तो परचेज हिमसेल्फ एज़ पर एडवाइजरी या कंसल्टेशन आप क्लिक कर लेंगे। रिजाइडिंग इन कौन सी जगह रह रहा है, शहरी क्षेत्र में रह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, वो क्लिक कर लेंगे। उसके अलावा फिर आगे चलेंगे कि क्या रोगी ने कोविड से बचाव हेतु कोई आयुष दवाइयाँ पहले खाई थी, तो आयुष आयुर्वेदिक खाई थी, होम्योपैथिक खाई थी, दोनों खाई थी या कोई नहीं खाई थी, वो ऑप्शन जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या अभी कोविड होने के बाद रोगी कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या दोनों दवाइयाँ ले रहा है, वो ऑप्शन आप इसमें क्लिक कर लेंगे। उसके बाद रोगी के लक्षण आप उससे पूछ लेंगे। इसमें एक से ज़्यादा लक्षण भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए फीवर है, फीवर, ड्राई कफ है या बॉडी एक है, ये सब आप जो भी ऑप्शन जो आपको रोगी बताए वो आप इसमें क्लिक कर लीजिएगा। ये सही इसको रिपोर्टिंग करिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग जो हम कर रहे हैं इसके आधार पर हम एक शीट बनाते हैं और उसका हम रोगी के जो भी रोगियों ने आपको रिस्पॉन्स दिया उसके आधार पर परसेंटेज निकाल के उसको शासन को प्रेषित करते हैं, जिसके आधार पर वो एक डेटा कंपाइल होकर शासन में सचिव महोदय आगे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन इसको जरूर क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज इससे गलत मैसेज जाएगा, गलत इन्फॉर्मेशन आगे परस्यू होगी। अब उसके आगे रोगी क्या कोई कोमॉर्बिड अवस्था से पीड़ित है, क्या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है, वो आप रिपोर्ट कर दीजिए। डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी डिसऑर्डर, ये किसी से पीड़ित है वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रोगी का टेम्परेचर आप पूछ लीजिए। थर्मामीटर सभी के घर में आजकल उपलब्ध है, तो टेम्परेचर कितना है वो पूछ लीजिए। 100, 101 है, जो भी टेम्परेचर है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें NA मत लिखिएगा, नॉट अप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल, इस तरह के ऑप्शन मत लिखिएगा। सभी घरों में थर्मामीटर आजकल उपलब्ध रहता है, तो इसमें आप टेम्परेचर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा रोगी का कितना है। ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो रोगी से बोल सकते हैं कि थर्मामीटर ले ले और थर्मामीटर से चेक करके अपने नियर बाई और टेम्परेचर बता दें। अदरवाइज़ रोगी अगर बिल्कुल भी कोई ऑप्शन आपको इसमें नज़र नहीं आता है, रोगी अवेलेबल नहीं है, तो उससे आप पूछ सकते हैं कि आपको बुखार सा फील हो रहा है, तो उसके आधार पर आप एक टेम्परेचर डाल दीजिए। NA लिखना ठीक नहीं है, इसमें NA मत लिखिएगा। जब आप रोगी से पूछ कर डालेंगे तो उसके आगे ब्रैकेट में आप अप्रॉक्सीमेट क्या ए लिख दीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट, या ब्रैकेट में जैसे 99 अगर मुझे लगता है, उससे पूछने के बाद उसको लगता है कि मुझे हाँ हरारत हो रही है, या रोगी कहता है मुझे तेज़ बुखार लग रहा है बट मेरे पास थर्मामीटर भी अवेलेबल नहीं है, तो आप 102 या जो भी आप लिखते हैं अप्रॉक्सीमेट लिख के उसके ब्रैकेट में ए लिख दीजिएगा, जिससे अप्रॉक्सीमेट हमारी समझ में आ जाए और हम उसे आगे बता सकें। उसके बाद इस पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल, तो इसमें आप ऑप्शन में जो है वो डाल दीजिएगा उसके अवेलेबल है या नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पल्स ऑक्सीमीटर रोगी को दिए गए हैं, इसको भी आप सही रिपोर्ट कीजिएगा कि पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है, यस करके उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। और पल्स ऑक्सीमीटर में जो SpO2 वैल्यू आ रही है उसके आधार पर वही आप इसमें लिख देंगे, और इसी के बेसिस पे आप टेम्परेचर और लक्षणों के आधार पर और SpO2 के आधार पर या आप क्लिनिकल डिसीजन लेंगे कि रोगी को कहीं हॉस्पिटलाइजेशन कराने की आवश्यकता है अथवा नहीं है। और इसीलिए इसमें टेली कंसल्टेशन चिकित्सकों से ही कराने को कहा गया है, कि क्योंकि वो क्लिनिकल डिसीजन लेने में ज़्यादा सक्षम है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड में आप क्या इसमें उसको आपको लगता है क्लिनिकल डिसीज उसके सिम्टम्स के आधार पर कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे।
और साथ ही आप इसको रिपोर्ट कर देंगे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, जो सीएमओ है या डीएसओ ने आपको कोई नंबर दिया है या आपके नोडल अधिकारी आपको बताएंगे, उनसे ज़रूर आप नंबर लेके रखें जहां आपको रिपोर्ट करनी है रोगी की इमरजेंसी अवस्था में। साथ ही एक इमरजेंसी नंबर रोगी को भी दें कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप इस नंबर पर कॉल करें। ये अपने नोडल अधिकारी से आप संपर्क करते हुए वो नंबर प्राप्त कर लें और इसको ज़रूर इसमें एंट्री करें। इमरजेंसी नंबर प्रोवाइडेड टू पेशेंट में आपको यस ही एंट्री करना है, ज़रूर ध्यान रखिएगा, नो एंट्री इसमें नहीं करना है आपने। तो ये आप केवल आपको ध्यान रहे इसलिए क्वेश्चन डाला गया है, अदरवाइज इसमें आपको यस एंट्री ही करनी है, नो मत कीजिएगा। नंबर आप अपने नोडल अधिकारी से इमरजेंसी वाला प्राप्त कर लीजिए जो वो स्वास्थ्य विभाग से ले लेंगे जिसमें रोगी संपर्क करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जनरल मेजर्स इसमें सारे लिख रखे हैं जो आपको रोगी को बताने हैं। तो ये इसीलिए आपके लिए लिख रखे हैं कि आप इसमें से पढ़ सकें। 2-3 बार आप रोगी से फॉलोअप करेंगे तो उसके बाद आपको याद हो जाएंगे, फिर आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारे ऑप्शंस आपको रोगी को बताने हैं कि आपको किस तरह से आगे व्यवहार करना है या किस तरह से आपको आहार विहार का पालन करना है। ये सारे रोगी को बता दीजिए, सारे टिक कर दीजिएगा। और ये केवल आपकी सहूलियत के लिए लिख रखे हैं, इसको आप टिक करते जाइएगा, बताते रहिएगा। इसमें लास्ट में जैसे आप जिससे कॉल कर रहे हैं रोगी को ये भी बोल सकते हैं कि कुछ आपको पूछना हो तो इस नंबर पे आप बात करके पूछ सकते हैं, जिससे रोगी को भी लगेगा कि हाँ मेरी सहूलियत के लिए डॉक्टर मेरे पास हर समय अवेलेबल है। तो उसके बाद आप सेलेक्ट डिपार्टमेंट में आयुर्वेदा या होम्योपैथी जो भी आपको जिस भी आप विभाग से आप कॉल कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। आयुर्वेदा है तो आयुर्वेद से, अदरवाइज होम्योपैथी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आयुर्वेद जिसमें फिलहाल एग्जाम्पल के सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर होम्योपैथी सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास होम्योपैथी मैनेजमेंट की लिस्ट आएगी, अदरवाइज आयुर्वेद की आएगी। तो अभी आयुर्वेद की लिस्ट आ गई, तो जो भारत सरकार का प्रोटोकॉल है उसी के आधार पर टेली कंसल्टेशन प्रदान किया जाना है, उसी के आधार पर दवाइयाँ दी जानी है। तो ये दवाइयाँ आप उनको बता सकते हैं, ये दवाइयाँ का आप प्रयोग करें। उसके अलावा आयुष 64 हमारे अस्पतालों में अवेलेबल है, तो आयुष 64 के लिए आप बता सकते हैं उनको कि हमारे अस्पताल से ले सकते हैं। आगे इसमें हमारे अस्पताल की सूची भी आ जाएगी। तो जैसे इसमें इंटरेस्टेड आयुष रक्षा किट आप सेलेक्ट करेंगे तो आप इसमें ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टेड आयुष रक्षा किट में फॉल्स रिपोर्टिंग ना करें, नो ना करें इसमें बिना रोगी से पूछे, क्योंकि इससे हमारे आयुष रक्षा किट में प्रयोग करने के इच्छुक रोगियों का परसेंटेज बहुत नीचे चला जाता है, जिससे गलत मैसेज जाता है कि लोग आयुष का प्रयोग ही नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें सही रिपोर्टिंग कीजिएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने इसमें यस रिपोर्ट किया है क्योंकि अधिकतर लोग आयुष का प्रयोग करना चाहते हैं, ऐसा देखा गया है। कोई ऐसा विरले लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें यूज़ नहीं करना है, बट आप इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें सही रिपोर्टिंग करें। तो इसको आप आयुष रक्षा किट में आयुष रक्षा 64 या आयुष रक्षा किट या आयुष 64 वो लेना चाहता है तो इसको यस कर दें, क्योंकि अभी आयुष रक्षा किट की अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू है, बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। तो आयुष 64 चूँकि अवेलेबल है तो आयुष 64 ही रोगी को अवेलेबल करा सकते हैं आप। इसमें आप यस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें हॉस्पिटल की लिस्ट आ जाएगी जहाँ से उन्हें आरोग्य केंद्र से जहाँ से उन्हें आयुष 64 मिल सकता है, जो आप रोगी को बता देंगे या उसके परिजन को बता देंगे कि आप वहाँ से किसी को भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। तो देहरादून में जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, देहरादून में सेलेक्ट किया, उसके बाद इसमें मेरे पास देहरादून सेलेक्ट करने का लिस्ट आ जाएगी कि इसके अस्पताल में आयुष रक्षा किट उपलब्ध है, उस डॉक्टर का, वहाँ के डॉक्टर का या इंचार्ज का नंबर क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिख रहे हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ऋषिकेश में है हमारे अस्पताल में, उनका नंबर लिखा हुआ है, उनका नंबर आप रोगी को दे सकते हैं। तो वो फॉलोअप के लिए फिर वो रोगी को बता देंगे कि रोगी उनसे बात करेगा तो वो बता देंगे मेरा अस्पताल इस जगह पे है। वो आगे की प्रोसेस फिर वो उन इंचार्ज डॉक्टर की रहेगी कि वो जिससे वो लोग उनके वहाँ से दवाई कलेक्ट कर लें। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये रोगी को ज़रूर नंबर बता दें जिससे वो वहाँ से कलेक्ट कर लें दवाई को। ये आप इसको एंट्री कर लेंगे। ये बताने के बाद इसमें सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट आप कर देंगे तो एक रोगी का फॉलोअप आपका पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी इशू होता है, आप अपने जनपदीय नोडल अधिकारी से तुरंत संपर्क करें, या कोई सुझाव है आप उनको दे सकते हैं। वो नोडल अधिकारी फिर राज्य स्तरीय जो टीम है उनसे संपर्क करते हुए आपके सुझावों को बता सकती है, आपकी समस्याओं का निस्तारण करेगी। धन्यवाद।